हेडिंग दिया जाए अलग यूनिट नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 5 चैप्टर नंबर 8 विद्युत चुंबकीय तरंग। हेडिंग दिया जाए विद्युत चुंबकीय तरंग। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यही हम लोग शुरू करने वाले हैं। हो गया बालक, हेडिंग दे दिए। चलिए अब इसके बारे में समझा जाए। इधर ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, किसने इसके बारे में क्या बताया था, हटा इसको। तो ध्यान देंगे बालक, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो माइकल फैराडे का नाम सुने होंगे। तो फैराडे ने अपने प्रयोग के आधार पर यह सिद्ध किया कि विद्युतीय क्षेत्र में परिवर्तन करके धारा का उत्पादन होता है या चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन होता है, और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, ये पढ़ना है हमको यूनिट नंबर 4 में, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो फैराडे ने बताया कि अगर विद्युतीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए तो एक दूसरे को उत्पन्न किया जा सकता है। और इसी अनुप्रयोग का उपयोग करके हेनरिक हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने 1885 ईस्वी में सबसे पहले लैब में विद्युत चुंबकीय तरंग बनाया। ठीक है, 6 mm का लंबाई का सबसे पहले हेनरिक हर्ट्ज ने फैराडे के नियम का अनुप्रयोग का उपयोग करके लैब में सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंग बनाया गया। अब सवाल ये है कि सर ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता क्या है। तो ऐसा तरंग जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। फिर से समझेंगे कि सर ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। तो ऐसा तरंग जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये बिना किसी माध्यम का चलेगा, तो ऐसे तरंग को क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग। क्लियर है बालक। अब इसका उत्पादन का स्रोत बहुत ज्यादा है, क्योंकि टोटल हम लोग 7 विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ेंगे। अब इसके बाद 1895 में आ गए भारतीय प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु। उन्होंने हेनरिक हर्ट्ज का जो अनुप्रयोग था उसको अध्ययन करके उन्होंने लैब में 5 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर लंबाई तक का तरंग बनाया। और हेनरिक हर्ट्ज का, जगदीश चंद्र बसु का प्रयोग केवल प्रयोगशाला तक ही सीमित रहा, जबकि 1896 ईस्वी में इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी ने इसको प्रैक्टिकली सिद्ध किया कि विद्युत चुंबकीय तरंग होता है और विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है बालक। तो यही इसका इतिहास है। अलग अलग वैज्ञानिक का अपना अलग अलग मत था। तो सबसे पहले हेनरिक हर्ट्ज ने इसको लैब में बनाया और इसके बाद भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने, और इसका प्रैक्टिकल लैब से बाहर प्रैक्टिकल किसने किया था, तो इन 1896 इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी। क्लियर है बालक। अब बहुत सारा कॉन्सेप्ट है इससे संबंधित, एक एक करके हम लोग लिखेंगे। तो देखा जाए थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे, देखिए अभी आपको बताया है फैराडे ने अपने प्रयोग से यह दर्शाया कि, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देना। फैराडे ने अपने प्रयोग से यह दर्शाया कि किसी बिंदु पर समय के साथ बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उस बिंदु पर एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब देखिए ये क्या कह दिया, अब तो इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का एक भाग है।
देखिए मान लीजिए कि मेरे पास एक कॉइल है बालक, एक कॉइल है और इस कॉइल को आप कनेक्ट कर दीजिए आमीटर से कनेक्ट कर दिए। अब सवाल ये है कि सर आमीटर से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? हम ये जांच करने के लिए कि परिपथ में करंट बन रहा है कि नहीं। अब क्या करना होगा, तो यहां पर एक हम लोग मैग्नेट ले लेंगे, एक चुंबक ले लिया जाएगा और इस चुंबक का चुंबकीय प्रबलता ये आपका लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। ये चुंबकीय बल रेखा होता है ना बालक, तो ये चुंबकीय बल रेखा हो गया। अब इसको क्या करना है कि बार बार चुंबक के नजदीक से आगे पीछे करना है। देखिए इसको आप क्या करेंगे, जब नजदीक लाएंगे तो देखिए यहां से जब एंटर किया तो पहले ई लाइन गया, फिर सेकंड वाला थर्ड वाला तो बढ़ रहा है कि नहीं जी। पीछे किए तो चुंबकीय बल रेखा कम हुआ, आगे किए तो चुंबकीय बल रेखा बढ़ गया। तो बार बार इसको अंदर बाहर कीजिएगा तो इसके अंदर विद्युत वाहक बल जनरेट होता है। बार बार अंदर बाहर कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि देखिएगा अंदर बाहर करने के क्रम में ये पहले पहला लाइन क्रॉस किया, फिर यहाँ है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये अचानक बढ़ रहा है ना जी। इस 0 से 100 अचानक नहीं होता है, 0 से आपका 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, ऐसे 100 होगा और फिर दूर ले जाइएगा तो 100 से क्या होगा 90, 80, 70, 60, 50, 40 ऐसे करके 0 तक जाएगा। तो आप कहिएगा सर ये करने से क्या होता है, तो इसको बोलते हैं, ध्यान देंगे, इसको बोला जाएगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, तो इन्हीं बल रेखाओं को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। कब? जब किसी क्षेत्र से होकर गुजरेगा तब। तो आप बोलेंगे कि सर बार बार आगे पीछे करने से क्या होता है, तो बार बार आगे पीछे करने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के फलस्वरूप इसमें आप देखिएगा कि तुरंत करंट बन जाता है। ठीक है, आप देखेंगे तुरंत इसमें करंट बन गया। तो ये करंट बताएगा कौन, तो ये एमीटर बताएगा। तो आप प्रैक्टिकली भी इसको कर सकते हैं, बार बार आगे पीछे तेजी से कीजिएगा तो देखिएगा इसमें एमीटर में विक्षेप आपको दिखाई देगा और विक्षेप होने का मतलब क्या है, इसमें करंट है बालक। क्लियर है? तो इसको कहा जाता है प्रेरण, इसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। मतलब इसमें हम लोग करंट का कोई स्रोत जोड़े हैं नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार चुंबक को आगे पीछे कर रहे हैं जिसके कारण इसमें करंट बन रहा है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है फैराडे का है, माइकल फैराडे का। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फैराडे ने अपने प्रयोग से यह दर्शाया, वो जो प्रयोग अभी बताएं फैराडे का था, तो फैराडे ने अपने प्रयोग से यह दर्शाया कि किसी बिंदु पर समय के साथ बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उस बिंदु पर एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस अवधारणा के आधार पर मैक्सवेल ने माना कि एक दूसरे के लंबवत समय के साथ बदलता हुआ विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र हवा में विद्युत चुंबकीय विक्षोभ उत्पन्न करता है। तो ध्यान देंगे एक वर्ड है विद्युत चुंबकीय विक्षोभ, इसको डिस्टरबेंस कहा जाता है। विक्षोभ का अर्थ होता है डिस्टरबेंस। जैसे पानी के सतह पे एक पत्थर फेंक दीजिए तो उसमें देखिएगा तरंग ऊपर नीचे करने लगता है, इसको विक्षोभ के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर फैराडे के आधार पर हम काम करें तो हमको एक विक्षोभ दिखाई देगा और उस विक्षोभ का नाम क्या है, विद्युत चुंबकीय विक्षोभ। कह रहा है कि इस विक्षोभ का गुण तरंग के गुण समान होता है तथा यह किसी माध्यम के बिना हवा के आकाश में गमन कर सकता है, अतः इस विक्षोभ को ही विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो देखिए इतना लंबा चौड़ा जो लिखा हुआ है इसका एक ही निष्कर्ष निकला, इसका एक ही निष्कर्ष हमने देखा कि सर ऐसा तरंग जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग। क्लियर है? तो चलिए इसके बारे में लिखा जाए, हेडिंग हो गया है ना, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। फैराडे ने पैराग्राफ चेंज करके लैंग्वेज लिखा जाए। फैराडे ने अपने प्रयोग से यह दर्शाया कि
अपने प्रयोग से यह दर्शाया कि किसी बिंदु पर यह दर्शाया कि किसी बिंदु पर समय के साथ बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उस बिंदु पर एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। उस बिंदु पर एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। उस बिंदु पर एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। उस बिंदु पर एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, इस अवधारणा के आधार पर मैक्सवेल ने माना कि एक दूसरे के लंबवत समय के साथ बदलता हुआ विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र हवा में विद्युत चुंबकीय विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। विक्षोभ मतलब डिस्टरबेंस। विद्युत चुंबकीय विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। इस विक्षोभ का गुण तरंग के गुण के समान होता है। इस विक्षोभ का गुण तरंग के गुण के समान होता है। इस विक्षोभ का गुण तरंग के गुण के समान होता है। पैराग्राफ चेंज करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाए, अतः बिना किसी माध्यम के पैराग्राफ चेंज करके इन्वर्टेड कॉमा में, अतः बिना किसी माध्यम के गति करने वाले तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। बिना किसी माध्यम के गति करने वाले तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। इन्वर्टेड कॉमा बंद कीजिए। तो याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? तो सर, जो बिना किसी माध्यम का एक जगह से दूसरे जगह गमन करेगा उसी को क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग। क्लियर है बालक? अब मैक्सवेल ने भी कुछ बताया था। मैक्सवेल ने क्या बताया था? ये तो हो गया आपका फैराडे के हिसाब से। मैक्सवेल ने बताया कि विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पर लंबवत होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए। अगर हम बात करें विद्युत चुंबकीय तरंग का, तो देखिए इसका डायग्राम देखा जाए।
ध्यान देंगे बालक, यही तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाता है। तो इसमें ध्यान देंगे, दो क्षेत्र बनता है, एक विद्युतीय क्षेत्र बनता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे पर लंबवत होता है, और जो तरंग का चलने का दिशा होता है वो दोनों पर लंबवत होता है। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, अलग अलग कलर में बताया गया है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती रूप से ये परिवर्तनशील है, ज्यादा तो कम, ज्यादा तो कम, इस तरीके से है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आगे की ओर बढ़ रहा है और ये लंबवत दिशा में ऊपर गया नीचे आया, इस तरीके से, और इसी के साथ एक आगे पीछे भी चल रहा है। तो आप बोलेंगे सर इसमें तो दो दो तरंग दिख रहा है, तो बिल्कुल, एक आप कह सकते हैं कि सर एक विद्युतीय क्षेत्र में चल रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र में चल रहा है, कुछ इस तरीके से, एक ऊपर नीचे ऐसे चलेगा तो एक आगे पीछे चलेगा। तो अगर ये विद्युतीय है तो चुंबकीय है। तो अब ध्यान देंगे, आपसे इस चैप्टर से बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए विद्युत चुंबकीय तरंग एक दूसरे पर लंबवत होते हैं कि समानांतर होते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण कितना बनता है? 90। बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप एक साल के अल्टरनेट में देखिएगा, ये क्वेश्चन रहता ही रहता है कि विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण बता दीजिए, तो 90 डिग्री लंबवत होते हैं। और एक बता दे रहे हैं, इसका चलने का जो दिशा होता है, तरंग का चलने का जो दिशा होगा, इस दोनों पर लंबवत होगा। मतलब कि अगर Ex है, Ey है, तो चलने वाला दिशा क्या है? Z। तो याद रखेंगे, जो तरंग का संचरण होता है वो दोनों पर लंबवत होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस पर भी लंबवत है 90 डिग्री, और यहाँ भी लंबवत है। तो आप बोलेंगे सर ये क्या है, चलने का दिशा का लंबवत होना? तो आप देख सकते हैं ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है? तो ऊपर नीचे होते हुए, और एक कैसे बढ़ रहा है? तो आगे पीछे होते हुए। तो यहाँ पर आप बोलेंगे तरंग का दिशा तो सामने है, लेकिन एक ऊपर नीचे चल रहा है, एक आगे पीछे करके चल रहा है। तो ये विद्युतीय, तो ये चुंबकीय क्षेत्र, और ये इसका संचरण का दिशा, तो संचरण का दिशा दोनों क्षेत्र पर क्या होगा? लंबवत हो, ठीक है। संचरण का जो दिशा होगा ये आपका विद्युतीय चुंबकीय दोनों पर क्या होता है? 90 डिग्री। तो बताइए यहाँ पर किसी के बीच कोण पूछा जाए तो कितना कोण बनेगा? 90। क्लियर है? तो याद रखिएगा, इसमें बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए विद्युत चुंबकीय तरंग में संचरण का दिशा क्या होगा? दोनों पर लंबवत होगा, एक्स पे और वाई पे। एक और क्वेश्चन कि अगर एक्स वाई विद्युत चुंबकीय तरंग है तो संचरण का दिशा होगा, कौन सा दिशा होगा? जेड होगा। अगर कह देगा कि वाई जेड विद्युत चुंबकीय, एक्स जेड विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो संचरण का दिशा होगा वाई। दो को नाम दे दिया तो तीसरा हमेशा उसका दिशा बताएगा। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो बता रहे हैं बहुत बार पूछा गया है। कोई भी अक्ष ले लेगा, दो को ले लेगा, तो याद रखिए कि जब वो दो को नाम दे दिया तो तीसरा क्या बताएगा? वही डायरेक्शन बताएगा। अगर कह दिया कि वाई जेड विद्युत चुंबकीय तरंग का दिशा है, तो बताइए संचरण का दिशा कौन बताएगा? एक्स बताएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, या कर लीजिएगा, क्योंकि एक और परिभाषा लिखेंगे, लेकिन ये किसके आधार पे लिखेंगे? मैक्सवेल के अनुसार लिखेंगे। या करके पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल के अनुसार। देखिए इसको भी ला दे रहे हैं यहाँ पे, यही है, बोला जाए मैक्सवेल के अनुसार विद्युत चुंबकीय तरंगे, इन्वर्टेड कोमा में लिखिएगा, मैक्सवेल के अनुसार करके, देखिए इन्वर्टेड कोमा दिया हुआ है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे हैं जिसमें, वे तरंगे हैं जिसमें विद्युतीय तथा, वे तरंगे हैं जिसमें विद्युतीय तथा, विद्युतीय तथा चुंबकीय,
विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत, विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत, विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत प्रत्यावर्ती रूप से, एक दूसरे के लंबवत प्रत्यावर्ती रूप से, प्रत्यावर्ती रूप से समय के साथ, प्रत्यावर्ती रूप से समय के साथ परिवर्तित होते हैं, प्रत्यावर्ती रूप से समय के साथ परिवर्तित होते हैं, प्रत्यावर्ती रूप से समय के साथ परिवर्तित होते हैं। तो प्रत्यावर्ती मतलब जो लगातार बदलता है, तो ज्यादा कम इस तरीके से होता रहेगा। जबकि हो गया, प्रत्यावर्ती रूप से समय के साथ लगातार परिवर्तित होते हैं, जबकि उत्पन्न तरंग, जबकि उत्पन्न तरंग इन दोनों के, जबकि उत्पन्न तरंग इन दोनों के लंबवत दिशा में, जबकि उत्पन्न तरंग इन दोनों के लंबवत दिशा में संचरित होता है, जबकि उत्पन्न तरंग इन दोनों के लंबवत दिशा में, इन दोनों के लंबवत दिशा में संचरित होता है। तो लंबवत दिशा में संचरित होने का मतलब कि अगर आपके पास एक एक्स एक वाई है तो संचरण कहाँ होगा? जेड में। अभी तो आपको बताए हैं कि दो अक्ष का नाम ही बताएगा, तीसरा हम लोग बताएंगे संचरण का दिशा होगा। अब इसके बाद डायग्राम बनाना है, तो बना लीजिए। डायग्राम बनाना है, नहीं जल्दी। चलिए देखिए, नहीं क्या है बनेगा, चलो देखा ना। बनाइए जल्दी। तो इसमें एक जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा, ध्यान देंगे बालक। एक जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा और दूसरा जो होगा मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। ये जो है आपका ऊपर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। एरो नहीं देंगे, समझना होगा यहाँ पे। और ये संचरण का दिशा हो जाएगा। यहाँ पर कोण जो बनता है 90 डिग्री होगा बालक। यहाँ जो एंगल होगा इनके बीच, ये सारा 90 डिग्री होता है। कहीं एक जगह दिखा देंगे इसमें। चलिए हो गया। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होगा। विद्युतीय क्षेत्र को ई से, चुंबकीय क्षेत्र को बी से दिखाया गया है। बन गया बालक। आगे हेडिंग दिया जाए विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन। आगे हेडिंग देंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन। आगे हेडिंग दिया जाए विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन। विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन हो गया वाला प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपको बता दिए हैं कि जर्मन साइंटिस्ट हेनरिक हर्ट्ज ने सबसे पहले इसके बारे में लैब में अनुप्रयोग किया था। तो देखिए ध्यान देंगे, ये जितना आप डायग्राम देख रहे हैं ये सारा विद्युत चुंबकीय तरंग है। यहाँ पर देख सकते हैं 90 डिग्री का कोण है, एक लंबवत है तो एक क्षैतिज चल रहा है, और ये कहाँ बढ़ रहा है आगे। तो इसको कौन सा तरंग कहा जाएगा? विद्युत चुंबकीय। इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और विद्युतीय और चुंबकीय के बीच एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, समकोण होगा। तो जितना ही डायग्राम देखेंगे सब में आपको यही दिखाई देगा कि एक दूसरे के लंबवत है। क्लियर है बालक? अब कितना पढ़ना है जी? 7 गो तरंग पढ़ेंगे हम लोग। सबका आपके एग्जाम में गुण पूछता है, ज्यादा प्रॉपर्टी पूछा जाता है। ये बताइए रेडियो तरंग कहाँ यूज किया जाता है, सूक्ष्म तरंग कहाँ यूज किया जाता है? तो देखिए रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावेव, उसके बाद एक्सरेज और गामा, ये टोटल सबका उत्पादन, सबका संचरण, सबका गुण पढ़ना है। ठीक है, और यही पूछा जाता है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। क्लियर है बालक? तो आगे बढ़ते हैं। चलिए हेडिंग देंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखिए आपको बताए हैं, थ्योरी में बता चुके हैं कि 1885 ईस्वी में जर्मन साइंटिस्ट हेनरिक हर्ट्ज इन्होंने क्या बताया? तो अपने प्रयोग द्वारा मैक्सवेल के सिद्धांत की पुष्टि की। उन्होंने प्रयोगशाला में इन तरंगों को उत्पन्न करके इनके अस्तित्व का प्रदर्शन किया। मतलब वही बनाए थे सबसे पहले लैब में 6 mm का, 6 मिलीमीटर लंबा विद्युत चुंबकीय तरंग ही बनाए थे। तो लिखा जाए लैंग्वेज, लिखेंगे सन 1885 ईस्वी में, सन 1885 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक हर्ट्ज ने, सन 1885 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक हर्ट्ज ने अपने प्रयोगों द्वारा मैक्सवेल के सिद्धांत की पुष्टि की। अपने प्रयोगों द्वारा मैक्सवेल के सिद्धांत की पुष्टि की। उन्होंने प्रयोगशाला में इन तरंगों को उत्पन्न करके इनके अस्तित्व का प्रदर्शन किया तथा इनकी चाल को मापा जो लगभग प्रकाश के चाल के बराबर निकला। इन तरंगों का तरंगदैर्ध्य 6 मिलीमीटर था। इसमें 1 m कम है, ठीक है, आप डबल m लिखेंगे। इन तरंगों का तरंगदैर्ध्य 6 मिलीमीटर था तथा इनका नाम
तथा इनका नाम रेडियो तरंग रखा गया, तथा इनका नाम रेडियो तरंग रखा गया, तथा इनका नाम रेडियो तरंग रखा गया। कोई दिक्कत बालक? तो ये अपना इसका इतिहास हिस्ट्री है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब किसका नाम आएगा? तो भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का। कब? इन 1895। बताए थे कि 1895 में प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने प्रयोगशाला में 5 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर लंबा विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्माण किया। तो लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, 1895 ईस्वी में 1895 ईस्वी में प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक 1895 ईस्वी में प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने 5 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तक के 25 मिलीमीटर तक के तरंग दैर्ध्य के 25 मिलीमीटर तक के तरंग दैर्ध्य के विद्युत चुंबकीय तरंगों को 25 मिलीमीटर तक के विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की। उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, हर्ट्ज तथा बसु का, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, हर्ट्ज तथा बसु का प्रयोग प्रयोगशाला तक ही, हर्ट्ज तथा बसु का प्रयोग प्रयोगशाला तक ही सीमित रहा। हो गया बालक? हर्ट्ज तथा बसु का प्रयोग प्रयोगशाला तक ही सीमित रहा, मतलब ये लोग लैब में ही केवल बनाए थे। तो लैब से बाहर कौन लेके आ गया? तो इटली का वैज्ञानिक मार्कोनी। कब? 1896। लिखेंगे इसी में आगे, 1896 ईस्वी में 1896 ईस्वी में इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी ने 1896 ईस्वी में इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी ने हर्ट्ज के कार्य का अनुसरण करते हुए कई किलोमीटर तक की दूरियों तक विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजने में सफलता प्राप्त की। हो गया बालक? मतलब बहुत ज्यादा दूर तक यही भेजे थे, चेक किए थे, तब ना रेडियो बना दिए जी। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, मार्कोनी ने, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, लिखेंगे मार्कोनी ने रेडियो तरंगों को दूर तक भेजने के लिए
दूर तक भेजने के लिए बिना तार के, दूर तक भेजने के लिए बिना तार के संचार का, बिना तार के संचार का आविष्कार किया, बिना तार के संचार का आविष्कार किया। मार्कोनी के ऐसे प्रयोग से, मार्कोनी के ऐसे प्रयोग से संचार के क्षेत्र में, मार्कोनी के ऐसे प्रयोग से संचार के क्षेत्र में क्रांति आ गई, संचार के क्षेत्र में क्रांति आ गई। तो ये बताइए संचार के क्षेत्र में क्रांति का मतलब क्या होता है? मार झगड़ा हो गया, क्या हो गया? तो संचार के क्षेत्र में क्रांति आने का मतलब बहुत बड़ा बदलाव हुआ, ठीक है, बहुत बड़ा तकनीकी बदलाव हुआ, बहुत सारे यंत्र आ गए, बहुत सारे डिवाइसेस आ गए जो हमारे डेली लाइफ को आसान कर दिए। मोबाइल है तो यूं तो विद्युत चुंबकीय तरंग पे चलता है, इसका आप यूज करते हैं। माइक्रोवेव ओवन है, माइक्रोवेव ओवन जिसमें भोजन को हम लोग गर्म रखते हैं, पिज्जा बर्गर उर्गर खा लो में गर्म करके हो। उसके बाद आप एक्सरे करवाते हैं, वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। आप एमआरआई कराते हैं, वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का बहुत ज्यादा यूज है और इसका लाभ भी है तो हानि भी है बालक। तो बस इतना ही रोकेंगे, बाकी अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे।